नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक व चुंबकत्व और आज ये इसकी सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी। उसके बाद इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से फिनिश कर चुके होंगे। हालाँकि इस चैप्टर में बहुत सारी आपने नई चीज़ें सीखी। 18 से 20 ऐसी डेफिनेशन जो साइंस स्ट्रीम से उठ के आती है, उन डेफिनेशन को भी आपने बखूबी पूरा किया। हालाँकि उन सभी डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से रिवीजन के तौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट और ख़ास करके उन सभी डेफिनेशन से रिलेटेड आपको यूनिट याद कराऊँगा जो पेपर में 2 से 3 नंबर की आपकी पूछी जाती है। आज की ये क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चा हमें यूट्यूब पे देख रहा है उनको मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेक्शन की गारंटी वाला एक बैच चल रहा है। उसकी कुछ क्लासें मैं यूट्यूब पे डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ। अगर आप हमारा कंप्लीट बैच करना चाहते हो, एक ऐसा बैच करना चाहते हो जिसको करने के बाद आपका इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड कोई सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और ये जो लिखने वाला झंझट है उसको ब्रेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। क्लास के ही अंदर याद करवाया जाता है। जो चीज़ें आसान है उसको एक दो बार रिपीट करेंगे, लेकिन जो मुश्किल चीज़ें हैं, मुश्किल वही है जो आपने उससे पहले कभी इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा। वही चीज़ मुश्किल है, तो उसमें मैं इंटरेस्ट क्रिएट करता हूँ। बार-बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, 5 से 6 बार ब्रेक करते हैं, सिंपल से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई चीज़ लगता है कि भी कन्फ्यूज़ पैदा करेगी, कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, पेपर में भूल सकते हैं, तो उसके पीछे हम कोई छोटी-मोटी, हल्की-फुल्की ट्रिक भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस करवाया जा रहा है। ये कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप सर्च करो वीर कॉन्सेप्ट और उस पे आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बहुत ही नॉमिनल चार्ज में टिल सिलेक्शन तक गारंटी वाला बैच आपको मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा। ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में। सिलेबस को साथ-साथ करने के साथ-साथ ही आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि पेपर में किस प्रकार की लैंग्वेज आती है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो इन दोनों को आप हमारी ऐप से जाके परचेज़ कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है और उसको लगता है जो क्लास मैं यूट्यूब पे लेके आता हूँ ना, उसको देखने से भी आपका 1 नंबर बनेगा। आज की इस क्लास से आपका श्योरिटी के साथ 1 नंबर बन जाएगा, 1 नंबर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो क्लास यूट्यूब पे रहती है, वो उसी दिन टॉपिक स्टार्ट होता है और उसी दिन फिनिश भी करवा दिया जाता है। क्लास के एंड तक आपको लगे कि भई हाँ, अच्छी क्लास थी और हमें समझ में आया था, तो इस सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रुपों में शेयर कर देना, आपके कॉलेज मेट है, स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके लाइब्रेरी के फ्रेंड है, उनके साथ ज़रूर बताइए ताकि हमारा ये चैनल जिस पे टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है वो उन तक पहुँचे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास का एक बार ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि गोल लूप के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सोलेनोइड के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको लगेगा ये सोलेनोइड क्या है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा तुमको। हमने पिछली क्लास में इन डेफिनेशन को पूरा किया है, फिर भी मैं तुमको जरूर बताऊंगा सोलेनोइड क्या है। फिर मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड के पोल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। जो क्षेत्र बनेगा उसमें दो पोल रहते हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उस पोल की दिशा कैसे ज्ञात करें वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए दो रूल है, राइट हैंड ग्रिप रूल और एंड का रूल। ये जो राइट हैंड ग्रिप रूल है उसे हेलिक्स का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कारण है, उसको भी जानेंगे। एंड रूल कैसे निकालते हैं, सिरे का नियम जिसे बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो अपना रहेगा वो रहेगा अन्य नियम। अन्य नियम में हम क्यों इसको अन्य नियम से क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि भाई ये जो फ्लेमिंग के नियम है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एक्चुअल में ये हमें मोटर और जनरेटर वाले में चैप्टर में बहुत अच्छे से करने होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों नियम वहां जाके लागू होते हैं। तो फिर सिर हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं इनको, उसके पढ़ने का कारण ये है कि भाई यहाँ मैग्नेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इस वजह से हल्की फुल्की यहाँ इनकी इंट्रोडक्शन रहेगी और इनसे रिलेटेड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा, जो आपके यहाँ भी कवर होंगे और उन चैप्टर के दौरान भी कवर होंगे। और बिल्कुल चैप्टर इस क्लास के एंड में हम देखेंगे फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे लॉ सिंपल भी होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। फेराडे साहब ने विद्युत वाहक बल निकालने के लिए दो रूल दिए थे, जिसमें पहले रूल में तो हम ये देखते हैं कि निकलता कैसे है और दूसरे रूल में उसकी वैल्यू को देखते हैं।
वैल्यू निकालते तो माइनस का साइन आता है, फिर अगली क्लास में लेंस का नियम स्टार्ट हो जाएगा इसी माइनस के साइन के साथ। क्लियर है? यह आज की क्लास का ओवरव्यू है। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको पिछली क्लास में 4 शब्द बताए थे, तुमको अगर याद हो तो एक बार जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं बता देता हूं। जब सिंगल कुंडली के तौर पर हम किसी चीज को प्रयोग करते हैं, कुंडली के तौर पर सर क्या मतलब है इस बात का? भाई सिंगल कुंडली के तौर पर का मतलब यह है कि कोई चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट के हम लूप का निर्माण करते हैं, लूप का। जैसे आपने इंडक्टर बनाया था, इंडक्टर में भी तो क्या करते हैं, चालक तार को कुंडली के तौर पर हम लपेट के किसका निर्माण करते हैं, इंडक्टर का निर्माण करते हैं। अगर सिंगल ही तय हो तो लूप होता है, अगर सिंगल से एक से ज्यादा तय कर दें तो वो हेलिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलिक्स। चालक तार की अगर एक ही कुंडली हो, है ना, तो वो क्या कहलाती है? चालक तार की अगर एक ही कुंडली हो तो वो लूप कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। अगर एक से ज्यादा कुंडली तय कर दिया जाए तो वो हेलिक्स कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से एक से ज्यादा तय और कर दी जाए तो वो सोलोनोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलोनोइड। स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप, ठीक है। बाकी सोलोनोइड की स्पेलिंग तो लिखी पड़ी है, मैं देख ही लेता हूँ। स्पेलिंग वगैरह बहुत मिस्टेक होती है, फिर मैं पहले बताता हूँ, जी भर के मिस्टेक होती है। लेकिन तुम्हारा मकसद स्पेलिंग पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मकसद होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, क्योंकि भाई स्पेलिंग वगैरह बीटेक करके आते हैं, एमटेक करके आते हैं ना, स्पेलिंग मायने नहीं रखती, मायने रखता है कॉन्सेप्ट। वो तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देख लीजिए। सोलेनोइड, सोलेनोइड होता है, एक से ज्यादा टर्न कर दिए जाते हैं तो सोलेनोइड कहलाते हैं। फिर एक शब्द और था, टोरॉइड। क्या नाम था? टोरॉइड। ये किन के लिए बता रहा हूं? जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये 4 चीज हमने की थी पिछली क्लास में। अब तुम कहोगे सर ये है क्या, ये तो इंग्लिश में लिख दिया, वैसे ही कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भाई ऐसे है, सिंगल टर्न हो, एक से एक सिंगल टर्न हो तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका लूप कहलाता है। एक से ज्यादा टर्न हो तो आपका हेलिक्स कहलाएगा, एक से ज्यादा टर्न हो तो आपका सोलेनोइड कहलाएगा। ठीक है, फिर ये भी एक से ज्यादा टर्न, ये भी एक से ज्यादा टर्न। फर्क क्या है? हेलिक्स में आपका डायामीटर मोटा होता है, डायामीटर ज्यादा होता है, लंबाई कम होती है। सोलेनोइड में आपकी लंबाई ज्यादा होती है, डायामीटर कम होता है, बस ये फर्क है। ये कोई पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बेस बना के दे रहा हूं ताकि इस टॉपिक को समझने में दिक्कत ना आए। इसी चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट के रिंग की शेप बना दो तो आपका क्या कहलाता है? तो आपका टोरॉइड कहलाता है। रिंग की शेप, छल्ले के आकार में बना दो तो टोरॉइड। लूप में, फिर से सुनिए, लूप में आपके एक सिंगल टर्न होता है, लूप कहलाएगा चालक तार को कुंडली के तौर पर। हेलिक्स में आपके मोर देन वन ते, एक से ज्यादा ते हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? हेलिक्स बन जाएगा। सोलेनोइड में भी एक से ज्यादा ते रहेगी, सोलेनोइड में भी एक से ज्यादा ते रहेगी चालक तार को कुंडली के तौर पर। फर्क क्या है? हेलिक्स का डायमीटर बड़ा होता है, हेलिक्स का डायमीटर बड़ा होता है और सोलेनोइड की लंबाई ज्यादा होती है। हम चालक तार पर सोलेनोइड का ही प्रयोग करते हैं कुंडली के तौर पर, क्योंकि तो हमें तो लंबे तार से मतलब होता है। मोटे तार से, मोटे तार को तो जब जब यूज करेंगे जब धारा का प्रवाह अनंत करवाना हो, मतलब मोटे तार में से धारा बहुत इजीली पास हो जाती है, तब हम यूज करेंगे। और चालक तार को कुंडली के तौर पर तो लपेट रहे हैं, लेकिन रिंग की शेप में बना देंगे, रिंग की शेप में बना देंगे, तब वो आपकी सोलेनोइड ही क्या कहलाएगी? सोलेनोइड आपका टोरॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोरॉइड। तो ये कुछ चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट के हमने पीछे निर्माण किए थे। उन्हीं में से सबसे पहले लूप में किस प्रकार से, लूप में हम किस प्रकार से इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे उसका वो दे रखा है। फिर सोलेनोइड, सोलेनोइड बता के आया हूं, फिर से बताया जाएगा यहां, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करने का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करने का मतलब यह है कि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बन जाए। चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएगी तो जहां जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, वहां वहां तक पर आपका चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की मौजूदगी को कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काल्पनिक रेखाएं, उसे हम देख थोड़ी ना सकते हैं। तो उसका पता तब लगेगा जब वहां किसी अन्य मैग्नेट को लेके आएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण को महसूस करें, या फिर कोई कंपास वगैरह को लेके आएंगे उस चालक तार के नीचे तो उसमें कंपन महसूस करें, रिफ्लेक्शन महसूस हो, ऐसे पता लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम चालक तार में, लूप में, सोलेनोइड में किसका निर्माण करेंगे? आप पहले मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे और फिर उसमें पोल की दिशा ज्ञात करेंगे। ये टॉपिक है पहले, फिर हम फ्लेमिंग के नियम पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी, एक गोल, है ना, एक गोल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। गोल लूप समझ गए? किसी चालक तार का एक सिंगल टर्न ले लो ना, तो वो लूप होगी, लूप बन जाएगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, पढ़िए। माना कि एक सीधे कंडक्टर को,
सीधा कंडक्टर, कंडक्टर क्यों लेते हैं भाई, चालक तार ही क्यों लेते हैं, क्योंकि धारा का प्रवाह करवाना है, धारा का प्रवाह करवाएंगे तब फिर उस मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो चालक तार, किसी चालक तार मतलब कंडक्टर। माना कि एक सीधे कंडक्टर को इस प्रकार से मोड़ा कि वह एक गोल फंदा, फंदा जो डालते हैं, फंदा भी कैसा होता है फांसी का, ऐसे ही तो होता है ना गोल फंदा, ऐसे होता है गोल फंदा, वैसे तो ऐसे जाता है वो फंदा, ऐसे जाता है गोल फंदा, ठीक है। यहाँ बंदे की मुंडी दे दी जाती है और फांसी टूट जाएगा। हमें फांसी नहीं तोड़ना, हमें धारा का प्रवाह करवाना है। तो कह रहा है कि माना कि एक कंडक्टर, सीधे कंडक्टर को इस प्रकार मोड़ा जाए कि वह एक गोल फंदा बने और इसमें करंट चित्र के अनुसार बहती हो। गोल फंदा, अच्छा आप कहोगे गोल फंदा है तो सर ये तो आपने कहा गोल फंदा, ये तो बंद लूप नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, बंद लूप। चलो ठीक है, इसका गोल फंदा बना देता हूं मैं, ये लीजिए, ये तो बहुत ही कम, देखो ये मैंने वो एक ले लिया गोल फंदा, जिसमें से धारा, रेड क्रॉस का साइन है ना ऐसा, बहुत मोटा तार लिया है जिसमें से धारा का प्रवाह करवा रहे हैं। तो इसमें से चालक तार में से करंट इस साइड से एंटर कर रहा है, करंट इन हो रहा है, ठीक है, और यहां से इन करके यहां से बाहर निकलेगा, करंट इन करंट आउट। तो जब किसी चालक तार में कुंडली के तौर पर हमने लपेटा, सिर्फ एक सिंगल टर्न लिया, कितने टर्न लिया मेरे भाई, सिंगल टर्न लिया, जो सिंगल टर्न लिया तो उसमें से क्या कह रहा है, चुंबकीय फील्ड की लाइन कैसे बनेगी, जब तब फंदे के चारों तरफ, इस लूप के चारों तरफ, जब इसमें से धारा का प्रवाह करवाएंगे, किसी एक चालक तार को कुंडली में एक सिंगल टर्न लिया और उसमें से जब धारा का प्रवाह करवाया तो चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं, काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार होगी कि यह लूप के एक ओर प्रवेश करेगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी। यानी कि आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन एक तरफ एंटर करेगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी, एक तरफ एंटर करेगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, एक तरफ एंटर करेगी दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो जब एक तरफ एंटर करेगी दूसरी तरफ निकल जाएगी तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे इस प्रकार लूप का एक और नॉर्थ तथा दूसरी ओर साउथ पोल बन जाएगा। ध्यान रखेंगे जिस साइड से, पहली बात तो ये जो बल रेखाएं है ना ये काल्पनिक होती है भाई, ये काल्पनिक बल रेखाएं होती है, इनको नंगी आंखों से नहीं देख, नंगी आंखों से क्या मतलब, इनको तो देख ही नहीं सकते, इनका तो सिर्फ प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। ये काल्पनिक बल रेखाएं, इनको नहीं देखा जा सकता, एक बात तो ये समझो। लेकिन फिर भी इस डायग्राम में शो कर रखी है, अभी ये रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है, मान लिया हमने शो कर ली, तो फिर अब पता है क्या करेंगे, अगर काल्पनिक बल रेखाएं आपने शो कर दी और आपने देख रहा है कि इस साइड से ये बल रेखाएं निकल रही है, आपको बल रेखाओं के बारे में पता तो होगा ना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, है ना। चुंबकीय ध्रुवों पर इनकी मैक्सिमम सामर्थ्य होता है, जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएगी इनकी सामर्थ्य कम होता जाएगा। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसी चुंबकीय अक्ष को बिल्कुल परपेंडिकुलर काटने वाले को चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं। ये सारी बातें मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो बल रेखाएं हैं जिस साइड से एंटर करे, जिस साइड से एंटर करे और दूसरी साइड से निकल गई, जिस साइड से एंटर करेंगे वो वाला पोल आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल। और जिस साइड से बाहर निकले वो वाला आपका साउथ पोल कहलाएगा। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में तो सोलोनॉइड पूछा जाता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे इस बात को और समझेंगे कि यहाँ पर मैंने बल रेखाएं दिखा रखी है, बल रेखाएं दिखा रखी है, तो जहां से बल रेखाएं एंटर कर रही है वो नॉर्थ पोल है और जहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही है वो आपका साउथ पोल है। अभी थोड़ी देर के बाद हम सोलेनोइड पढ़ेंगे, सोलेनोइड में भी हम चुंबकीय क्षेत्र के पोल दिखा देंगे, लेकिन फिर आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र की पोल की दिशा ज्ञात करनी होगी, भी पोल किस साइड है, तब हमें ये बल रेखाएं दिखा नहीं सकते क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, वहां पर कोई एक तरीका रूल अप्लाई करेंगे, जैसे हेलिक्स का नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं, या एंड का रूल, सिरे का रूल हम जिसे बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो एक गोल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, किसी भी एक गोल लूप का एक टर्न लीजिए फंदे का आकार का, उसमें धारा को एंटर करवाइए, धारा का एंटर होगी तो उसके चारों तरफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इस लूप के अंदर से एक साइड चुंबकीय बल रेखा एंटर करेगी, दूसरी साइड से निकल जाएगी, जिस साइड से एंटर करेगी उसे नॉर्थ पोल कहेंगे और जहां से निकल जाएगी उसे साउथ पोल से इंडिकेट कर दिया जाएगा। फिर है जी सेलोनोइड। अब मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये चार प्रकार के शब्द हमने देखे, कौन कौन से शब्द देखे, एक लूप देखा, एक हेलिक्स देखा, एक सेलोनोइड देखा, ठीक है। हेलिक्स एक साइंटिस्ट थे, हेलिक्स एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो हमने देखा कि लूप में एक सिंगल तय होती है, इस लूप के बहुत सारे तय लगा दो, लूप में एक सिंगल टर्न होता है, लूप में क्या होता है, एक सिंगल टर्न होता है, ऐसे ये लूप है भाई,
ठीक है। इसकी बहुत सारी तय लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, हेलिक्स बन जाएगा। तो हेलिक्स में क्या होते हैं, गोल धारावाहिक चालक तार को गोल कुंडली के तौर पर बहुत सारे क्या लगा दे, बहुत सारे टर्न लगा दे, तय लगा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सोलेनोइड कहते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ो, क्या पढ़ा है, क्या बताया डेफिनेशन में। तो बोलता है कि किसी, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, यदि चालक तार को गोल आकार में बहुत से टर्न दे दिए जाए तो वह व्यवस्था सोलेनोइड कहलाती है। व्यवस्था क्या कहलाती है, सोलेनोइड। मैंने कहा था हेलिक्स और सोलेनोइड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो आपका सोलेनोइड होती है उसकी लंबाई, सोलेनोइड में क्या होती है, लंबाई ज्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, हेलिक्स में डायमीटर ज्यादा होता है। तो सोलेनोइड की लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, लंबाई क्या होती है सोलेनोइड में, ज्यादा होती है। और डायमीटर क्या होता है चालक तार का, कम होता है, क्योंकि भाई नॉर्मल से बात है, अभी कुंडली के तौर पर लपेटने हैं तो हम क्या करेंगे, लंबाई को ज्यादा रखेंगे और डायमीटर को क्या रखा जाएगा, डायमीटर को कम रखा जाएगा। विद्युत धारावाहिक सोलेनोइड अथवा कोइल का चुंबकीय क्षेत्र लगभग छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। अब छड़ चुंबक से रिलेटेड तुमको सारी बात पता है, छड़ चुंबक से रिलेटेड क्या क्या बात पता है जरा बताना। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये कोई छड़ चुंबक है, एक पोल आपका नॉर्थ पोल है और दूसरा आपका साउथ पोल है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, है ना, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, अंदर में वो साउथ से नॉर्थ जाती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा बंधनों पर बनाती है, हमेशा तनी रहती है, प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल पोल के ऊपर इनकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है, दूर पोल से दूर जाते 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 इनका सामर्थ्य कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाले एक्स को आपको चुंबकीय एक्स कहते हो, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर काटने वाले को चुंबकीय उदासीन एक्स कहते हो। बिल्कुल केंद्र की तरफ आते आते इसका मान कम होता है और बिल्कुल केंद्र में आके इसकी चुंबकशीलता सामर्थ्य है वो शून्य हो जाता है। सारी बात आपको पता है। तो ये जो आप सोलेनोइड के अकॉर्डिंग देख रहे हो ना, ये आपका किसके सेम जैसा है, आपके सामर्थ्य यानी कि चुंबकीय छड़ के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, सेम का सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब सोलेनोइड में क्या होगा, सोलेनोइड में क्या कहा है कि सोलेनोइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव, जब सोलेनोइड में से धारा का प्रवाह करवाएंगे, जैसे आपने कुंडली में से धारा का प्रवाह करवाया तो इसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। जब आप इस सोलेनोइड के अंदर से धारा का प्रवाह करवाएंगे तो जिस साइड से आपका करंट एंटर होगा, वही बात सेम की सेम पिछली, उस साइड से आपका ये पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल। कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जिस साइड से बाहर निकलेगा उसे हम क्या कह देंगे, साउथ पोल। ध्यान रखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन फिर से शो कर रखी है, तो दिशा से पता लग जाएगा, जिस साइड से करंट एंटर करेंगे वो वाला पोल आपका नॉर्थ पोल और जिससे बाहर निकल जाए वो वाला आपका साउथ पोल। तो सोलेनोइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव के भांति तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करता है। सोलेनोइड के अंदर अगर एक गर्म लोहे की छड़ डालकर, गर्म लोहा क्यों डाला है, याद करो, तीन प्रकार के आपको मैंने चुंबकीय पदार्थों को बताया है। कौन कौन से तीन, एक तो है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहा लेने कौन आता है, फेरी वाले, तो लोहे चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा मैंने बताया अनु चुंबकीय पदार्थ, अनु चुंबक की चीजें कहाँ पे रहती है, पैरों में, तो अनु चुंबकीय पदार्थों को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ट्रिक से याद कराए थे, प्रति मतलब डाया होता है, डायमैग्नेटिक। तो जो अनु है या प्रति है ये तो चलो ठीक है, इनकी चुंबकशीलता प्रति की तो बहुत ही कम होती है, एक से कम, अनु चुंबकीय की एक से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन लोहे चुंबकीय का सामर्थ्य है ना वो 1000 से ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छे कौन से है, लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो लोहे चुंबकीय में भी अलग अलग मटेरियल है, जैसे आपका एल्निको, एल्कोमैक्स, कठोर स्टील और एक नरम लोहा। नरम लोहा, नरम लोहा आपका ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जो बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है और बहुत जल्दी ही आपका अचुंबकित हो जाता है। जब डीसी सप्लाई को हटा दिया जाएगा तो बहुत जल्दी आपका अचुंबकित हो जाएगा, गुण तो है उसके अंदर, बहुत जल्दी हो जाता है। इसी वजह से नरम लोहे का प्रयोग हम, है ना, बहुत ज्यादा उच्च सामर्थ्य बनाने के लिए करते हैं थोड़े समय के लिए। इसी वजह से नरम लोहे का प्रयोग आपका अस्थायी प्रकार के चुंबक बनाने में भी किया जाता है। तो अगर इस सोलेनोइड के अंदर नरम लोहे की छड़ डाल दी जाए, किसकी छड़ डाल दी जाए भाई, नरम लोहे की छड़ डाल दी जाए, तो आपको पता है बहुत जल्दी ये अपने चुंबकीय सामर्थ्य को बना लेगा, अपना वर्चस्व बना लेगा। डालकर इसकी शक्ति को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने ऐसे कोई नरम लोहे की छड़ डाल दी, ठीक है, नरम लोहे की इसके अंदर एक छड़ डाल दी, तो जैसे इसके अंदर अपने एक नरम लोहे की छड़ डाली तो भाई इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कर दो फिल,
ये लो, इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है वो आपकी, ये जो हेलिक्स है, जिस साइड से करंट एंटर करे वो आपका नॉर्थ पोल है, करंट जहां से बाहर निकले साउथ पोल है। आपकी ये जो है बिल्कुल चुंबकीय छड़ की बातें काम करते हैं, तो मैंने शो भी कर दिया कि भाई ये आपका नॉर्थ पोल है ना, ये आपका साउथ पोल, और आपकी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ही निकलती है, ठीक है, अंदर की तरफ एंटर करते हैं। नॉर्थ साउथ पोल ना ही दिखाओ, बस ध्यान रखना कि अगर इसके नरम लोहे की छड़ प्रयोग करें तो इसका चुंबकीय सामर्थ्य है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सोलेनोइड में पहले आपने लूप में देख लिया कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, और सोलेनोइड में भी आपने चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लिया। अब तक का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। पेपर में चुंबकीय क्षेत्र बनना कैसे है ये नहीं पूछा जाता, चुंबकीय क्षेत्र की पोल की दिशा पूछी जाती है, भाई वो पोल किस साइड में है। तो लूप तो एक सिंगल टर्न है। लूप क्या है कि चालक तार को कुंडली के तौर पर सिंगल टर्न देके आपने बनाया है लूप। सिंगल टर्न से हमें कहां कहां प्रयोग होता है, कहीं भी प्रयोग नहीं होता। हाँ, ये प्रयोग होता है हेलिक्स के तौर पर या फिर सेलेनोइड के तौर पर। हम लूप के बहुत ज्यादा टर्न, जैसे मोटर में हम बाइंडिंग करेंगे तो बहुत सारे टर्न करते हैं बाइंडिंग करने में, तो ये प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनना बहुत ही नॉर्मल बात है, सब कुछ पता भी हो गया हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। कैसे बनता है, किसी भी चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटेंगे तो उसके चारों तरफ धारा का प्रवाह करवाएंगे तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। बनना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बनने के बाद उसकी फील्ड के पोलों की दिशा कैसे ज्ञात करें, क्योंकि अब तक जो हम शो कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस दिखा रहे थे, ये तो तुमको समझाने का एक तरीका है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस काल्पनिक रेखाएं हैं जो दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से मैं यहाँ अपने हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भट्टू हल्के के पास वाले गांव में खड़ा हूं, मेरे गांव में मैं खड़ा हूं। अब मेरे को क्या पता यहाँ कौन सी अक्षांतर और कौन सी देशांतर रेखाएं जा रही है। हमने इस पूरी पृथ्वी को समझने के लिए, परिस्थिति को, टाइम जोन को समझने के लिए हमने पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतरों में डिवाइड कर लिया, ग्लोब और मानचित्र में हम पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने अध्ययन के माध्यम को सरल करने के लिए उन काल्पनिक रेखाओं को बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं पता ना हमें यहाँ कौन से काल्पनिक रेखाएं जा रही है। हाँ, किताबी तौर पर हम देख के बता सकते हैं यहाँ से वो काल्पनिक दिख थोड़ी ना रही है वो। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र को कितनी दूर तक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसको समझने के लिए हमने चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र का भी कैसे पता चला कि मतलब किसी, जैसे तुम है ना आवारा परिंदों की तरह, जैसे ही तुमको कोई दिखाई देता है तुम खींचे चले जाते हो ना पीछे पीछे गेड़ी लगाने के लिए, उसकी पहुंच होगी वो कितने दूर तक तुमको वो खींच के। समझदार को इशारा ही काफी है, तुम समझ भी गए होगे, मतलब कितनी दूर तक उसने तुमको कैच कर लिया, है ना, होता है ना ऐसा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये सेम ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है इस बात का कैसे पता लगेगा, या तो कोई और चुंबक हो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का महसूस करे, उसकी तरफ आए या उसे दूर का। आपने देखा होगा बचपन में दो मैग्नेट लेते थे पास चिपक, या फिर दो पास लाने की कोशिश करते वो चिपकती नहीं थी क्योंकि समान दूरत्व हम इकट्ठे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। या फिर कोई कंपास को रखेंगे तो कोई सुई में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए तो हम पाएंगे कि वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने उसको अध्ययन के माध्यम को सरल करने के लिए हमने कह दिया ये मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना है, चुंबकीय बल रेखाओं से बना है, जो सारी की सारी काल्पनिक है। यानी कि यहाँ कोई भी रेखा आपको नजर नहीं आएगी, फिर भी हम पोल की दिशा बता देंगे। फिर कैसे पता चला सर कि यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र बना है, किसी भी धारावाहिक चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट कर हम चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बनेगा जब उसमें से धारा का जाएगी। यही तो चीज पीछे समझा रहा हूं 7 से 8 क्लासों में कि भाई जब चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटा जाता है तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र बनने के साथ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस बात को कैसे प्रूव करें, ये जो अभी बताया है कि भी कोई अन्य चीज वहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करती हो, या कंपास की सुई डिफ्लेक्शन महसूस, कंपन महसूस करती हो, तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। जैसे विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, उसमें प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है जो पढ़ रहे हैं, और क्या है, एक्सरे का प्रभाव है, और क्या है आपका गैस आयनीकरण प्रभाव है। तो ये इलेक्ट्रिक प्रभाव है, मैग्नेटिक प्रभाव को, मैग्नेटिक फील्ड का बनना, अट्रैक्शन या रिपल्सन को महसूस करना, या फिर डिफ्लेक्शन महसूस करना। तो ये हमने देखा कि कोई चालक तार हेलिक्स है, ये चालक तार की बहुत सारी कुंडली के तौर पर लपेट के निर्माण कर रखा है, या सेलेनोइड है,
सोलेनोइड में भी हम बहुत सारी कुंडली, हेलिक्स और सोलेनोइड में थोड़ा सा फर्क है। अब एक साइंटिस्ट आते हैं हेलिक्स। हेलिक्स साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई चालक तार को जब तुमने कुंडली के तौर पर लपेटा है और उसमें से जब तुम धारा का प्रवाह करवा रहे हो और तुमको पता है कि धारा का प्रवाह किस साइड से हो रहा है, तुमको पता है कि धारा का प्रवाह तुम्हारे, जैसे कोई हेलिक्स है, ये कोई लोहे की रोड है, किसी भी सोलेनोइड के अंदर लोहे की रोड डाल देते हैं तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। ये देखो मैंने भी डाल दिया अभी थोड़ी देर पहले, ये डाल रखी। तो कोई आपकी चुंबकीय आपकी कोई रोड है, उसके ऊपर चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेट रखा है, नंगे तार नाव, ठीक है, इंसुलेटेड, है ना, अच्छे से इंसुलेटेड कॉपर की वायर हो, इंसुलेटेड मतलब अच्छे से कवर, अच्छे से कवर्ड इंसुलेटेड कॉपर की वायर आपने किसी लोहे की छड़ के ऊपर लपेट दिया और तुमको पता है कि उसको राइट हैंड में कुछ इस प्रकार से पकड़ा कि जो उंगलियों का घुमाव तुम्हारे विद्युत धारा की दिशा को बता रहा हो, भाई करंट इस प्रकार से घूम रहा है। जैसे मैं तुमको पकड़ के बताता हूँ, देखो ये है कोई रोड, बिल्कुल रेड ब्लैक कलर की, और हमने ये इसमें से अपने इस माइक का तार करवा लिया, टर्न कर लिया भाई, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको अपने राइट हैंड में कुछ इस प्रकार से पकड़ रहा हूँ। पकड़ने के बाद मेरे को पता है कि इस साइड से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, और ये होते हुए यहाँ से एंटर कर रहा है। तो बताइए इस प्रकार से पता लग गया कि भाई ये कुंडली है ना, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो धारा के प्रवाह की दिशा अगर पता हो तो अंगूठा, धारा की प्रवाह की दिशा क्या है, ऐसे है, तो अंगूठा हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगा। चुंबकीय बल रेखाओं का कहीं भी कोई भी यूज नहीं किया, ये हमने यूज किया कि कोई चालक तार को कुंडली के तौर पर किसी रोड के ऊपर लपेटा, नरम लोहे की रोड के, और चुंबकीय बल रेखाओं करंट की दिशा, ये देखो करंट की दिशा है ना, उंगलियों के घुमाव करंट की दिशा, तब पता लगा कि ये जो अंगूठा है वो किस साइड होगा, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ साइड है तो पीछे की साइड कौन सी हो जाएगी, साउथ साइड। ये है जी आपका सोलेनोइड के अंदर ध्रुवता को ज्ञात करना। तो टॉपिक क्या बनेगा, सोलेनोइड की ध्रुवता को नियमों से ज्ञात किया जा सकता है। दो नियम है, पहला नियम कौन सा है, राइट हैंड ग्रिप रूल, और इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, हेलिक्स रूल। क्या बोलते हैं, हेलिक्स रूल। अब हेलिक्स क्यों बोला सर, ये तो सोलेनोइड है, तो समझो इस बात को भी। आपको मैंने क्या बताया था कि भाई जो सोलेनोइड होती है उसमें लंबाई ज्यादा होती है, और हेलिक्स में क्या होती है, हेलिक्स में आपके हेलिक्स में क्या होती है, डायमीटर ज्यादा होता है। हेलिक्स में क्या होता है, डायमीटर ज्यादा होता है। तो इस राइट हैंड ग्रिप रूल को हेलिक्स का नियम क्यों किया, एक तो इसको परफॉर्म करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, ये देखो मेरी अपने आप ही बोल रही है वो, जेमिनी। इसको परफॉर्म करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, इसको परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट थे जी आपके हेलिक्स, ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब भाई हमें एक चीज को ध्यान करना होता है, हम आइडिया से आइडियल चीज लेते हैं। हमने इसमें से धारा का प्रवाह करवाना है, ज्यादा से ज्यादा का धारा प्रवाह करवाना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बने, और मैक्सिमम से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस बनेगी, तब हम अच्छे से पोल को बता पाएंगे। तो हम जब ज्यादा से ज्यादा का धारा का प्रवाह करवाना हुआ, तो हम चालक तार को पतला रखेंगे या मोटा रखेंगे, पतले तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है, पर भीड़ी गली में कम, भीड़ा सरकरा रास्ता है, भीड़ी गली है, कम लोग गुजर पाएंगे, चौड़ी गली हो एक साथ बहुत सारे लोग पैरेलल टू पैरेलल चल पाएंगे। तो हम मोटा तार लेंगे, मोटा तार लेंगे, जब भी डायमीटर बढ़ाया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, हेलिक्स। डायमीटर को कम किया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सोलेनोइड। लंबाई को ज्यादा कर दो तो ये हेलिक्स नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, इसी वजह से इसे हेलिक्स रूल, और दूसरा रीजन इसका डायमीटर ज्यादा होता है। तो दो रूल दिए सोलेनोइड के अंदर, है ना, चालक, है ना, सोलेनोइड के अंदर जब धारा का प्रवाह करवाने की दिशा अगर तुमको पता हो, तो भाई तुम उसके ध्रुवों की दिशा भी ज्ञात कर सकते हो। उसके लिए दो रूल है, पहला रूल है जी राइट हैंड ग्रिप रूल, उसी को हेलिक्स का रूल कहते हैं, और दूसरा है जी सिरे का रूल, सिरे का रूल, ठीक है, सिरे का रूल मतलब एंड रूल इसे बोलते हैं। तो ये अब इन दोनों के ये तो समझा दिया मैंने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कैसे देखेंगे, अगर तुमको पहले तो ये बताओ घड़ी की दिशा कैसे होती है, घड़ी की दिशा ऐसी होती है क्या, ये घड़ी की दिशा है क्या, इस प्रकार से घड़ी चलती है, बताइए जरा, घड़ी इस प्रकार से चलती है क्या, आप कहोगे नहीं गुरुजी, घड़ी इस प्रकार से नहीं चलती, घड़ी तो आपकी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। 12 पर है तो 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बज गया, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है, घड़ी तो ऐसे चलती है। अगर घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे चलने वाली चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट, घड़ी घड़ी की दिशा है,
ऐसी चलने वाली चीज आपकी कुछ ऐसी शेप बनाती है, और ऐसी शेप को, है ना, ऐसे घूमते हुए जाती है ना, ऐसी शेप को थोड़ा सा हमने एस से रिलेट कर लिया। इस एस से रिलेट कर लिया कैसे, ये देखो ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी ऐसे घूमती है, एस से रिलेट कर लिया। जब एस से रिलेट किया तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, साउथ पोल। घड़ी की दिशा में अगर करंट बह रहा हो तो आपका कौन सा पोल कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। घड़ी की विपरीत दिशा जिसे एंटी क्लॉक दक्षिणावर्त बोलते हैं, वो कैसे होता है, वो नॉर्थ पोल से रिलेट कर लिया। कैसे कर लिया भाई, नॉर्थ पोल से रिलेट कर लिया। ये एन बना, एन बना कैसे, ऐसे घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दो, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ये नॉर्थ पोल से हमने इंडिकेट कर लिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, नॉर्थ पोल से इंडिकेट कर दिया। मोटा मोटा तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता ज्ञात करना हो, ध्रुवता ज्ञात करना हो तो उसके लिए कौन सा नियम है, तो उसके लिए दो नियम है, राइट हैंड ग्रिप रूल जिसे आप हेलिक्स का रूल कहते हो, और दूसरा नियम है जी एंड का रूल, एंड का रूल यानी कि सिरे का रूल। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा, यही पूछा जाता है, वैसे तो रूल के नाम ही पूछे जाते हैं, मैंने मोटा मोटा तुमको पिछली क्लास में बताया कि आगे वाले सिलेबस में तो बस तुमको रूल के नाम ज्ञात करने हैं। यही पूछा जाएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल या हेलिक्स रूल या फिर एंड का रूल। चार ऑप्शन में से कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवता को ज्ञात करने का रूल है, इनमें से एक दे देगा और तीन आलतू फालतू के हेलिक्स के अंदर, सेलोनोइड के अंदर। फिर और क्या बन सकता है, तो कह देगा कि अगर जो आपके एंड रूल है उसमें, एंड रूल में घड़ी की दिशा में अगर करंट बह रहा हो तो कौन से पोल को शो करेगा, अगर घड़ी की दिशा में करंट बह रहा हो तो आपके साउथ पोल को शो करेगा, और आपके घड़ी के विपरीत दिशा में बह रहा हो तो उसे नॉर्थ पोल शो करेगा। आइए अब इनके बारे में मोटा मोटा जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है जी, राइट हैंड ग्रिप रूल, उसी को बोलते हैं हेलिक्स का नियम। क्या बोलते हैं, हेलिक्स का रूल नियम को बोलते हैं। क्या है इस नियम में, वो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि सोलेनोइड को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ो, ये पकड़ लीजिए सोलेनोइड को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़े कि उंगलियों की दिशा सोलेनोइड में प्रभावित धारा की दिशा दर्शाए। उंगलियों की दिशा, ये देखो टर्न, उंगलियों की दिशा, करंट इस साइड से एंटर किया, है ना, टर्न 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 करके यहां से निकल गया। उंगलियों की दिशा घड़ी, है ना, उंगलियों की दिशा धारा की दिशा बताए तो आपका जो अंगूठा है सोलेनोइड में उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। अंगूठा आपका सोलेनोइड में फील्ड है ना, आपका मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को शो करता है। खत्म हो गई बात, ठीक है, इतना ही था, बाकी वो सारा ओवरव्यू मैंने बना दिया माहौल, अब थोड़ी ना दिक्कत आएगी। दूसरा है जी सिरे का नियम, सिरे का नियम। इस पेज पे पता नहीं ये झंझनाहट सी ऐसे क्यों नजर आ रही है, तुमको पता लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इसके पिक्सल फट गए। मैं तो देख के आता हूँ, लेकिन तुमको तुमको नहीं पता लग रहा, मेरे को पता लग रहा है नजदीक से। फिर दूसरा है जी सिरे का नियम यानी कि सिरे एंड रूल, अभी बता के आया हूं। यदि सोलेनोइड में धारा की प्रवाह घड़ी की सुइयों की घूर्णन की दिशा में प्रतीत होती है, अगर सोलेनोइड में धारा की दिशा घड़ी की घूर्णन की दिशा में प्रतीत होती है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, जिसे आप क्या बोलते हो, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमना, ठीक है, प्रतीत होती हो तो वो प्रतीत है तो वह दक्षिणी ध्रुव है, तब वह कौन सा ध्रुव है जी, दक्षिणी ध्रुव है। और और क्या बोलता है, यदि घड़ी की दिशा के विपरीत प्रतीत होती हो, घड़ी की दिशा के विपरीत प्रतीत होती हो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जिसे आप दक्षिणावर्त बोल के ना वामावर्त बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वह उसका उत्तरी ध्रुव प्रतीत करेगा, उत्तरी। बस तुमको ध्यान रखना है, यानी कि घड़ी की दिशा अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मेरे भाई, घड़ी की दिशा में अगर धारा बह रही है तो वो आपका कौन सा ध्रुव है, तब आपका साउथ पोल है, साउथ पोल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि दक्षिणावर्त है, तो घड़ी की दिशा के मतलब घड़ी के विपरीत दिशा के अगर करंट बह रहा है जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो, तो आपके कौन से पोल को शो करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा, है ना। अगर आपकी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो आपकी कौन से पोल को शो करेगा, साउथ पोल को शो करेगा, साउथ पोल को शो करेगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर आपका करंट बह रहा है तो आपके नॉर्थ पोल को शो करेगा। बस तुमको ये बात ध्यान रखनी है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड रूल। क्या बोलते हैं, एंड रूल यानी कि सिरे का नियम, सिरे का नियम, बड़े सिरे का नियम है। बस हो गया। जैसे ही तुमने देखा कि भाई यहां से प्लस पॉइंट से करंट निकला और घूमता हुआ घड़ी की दिशा में वापस आ गया, तो ये साउथ पोल है, ठीक है, हेलिक्स के अंदर। सर कोई एग्जांपल से समझाओ, जैसे ये हेलिक्स ले ली मैंने, ठीक है भाई, अब ध्यान पूर्वक देखना। यहाँ से करंट ने एंटर, अब मैं रेड से घुमाऊंगा, यहाँ से एंटर किया, अब बताओ ये कौन सी दिशा है, क्या घड़ी की दिशा है, क्या क्या घड़ी की दिशा में हम घूम रहे हैं, क्या मेरा मार्कर घड़ी की दिशा में घूम रहा है,
तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं मेरे भाई, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, रेड पेन से देखेंगे। बताओ घड़ी की दिशा में घूम रहे हो या विपरीत दिशा में? अब देखो इस टर्न को, घड़ी की दिशा या विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में करंट, यानी कि करंट ने यहाँ से एंटर किया और उधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये इसका कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। है कुछ दम? कुछ दम नहीं है। ये किस में है, हेलिक्स में। हेलिक्स में क्या ज्ञात करना, हेलिक्स में करंट की वो पोल की दिशा नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और घड़ी के पॉजिटिव इस साइड से स्टार्ट हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया, घड़ी की, क्योंकि धारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है, घड़ी के विपरीत दिशा में चला गया, इसका मतलब ये आपके कौन से पोल को शो कर रहे हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को शो कर रहे हैं। अन्य नियम पर आ जाइए। अन्य नियम से रिलेटेड भाई तुमको दो ही क्वेश्चन कवर करने हैं। बताऊं, पहले क्वेश्चन लिख आओ क्या कवर करने हैं, फिर मैं इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन बताता हूं तुमको, ठीक है, क्या कवर करने हैं तुमको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में तुमको क्वेश्चन क्या कवर करने हैं, ये पेज में रखूंगा और दो क्वेश्चन कवर करने हैं। एक तो क्वेश्चन रहेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, मैं पहले ही क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो आनंद आएगा फिर तुमको, कौन से दो क्वेश्चन प्रयोग करने हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, मोटर में या जनरेटर में, दो ही शब्द देखने हैं, कहाँ प्रयोग होता है, एक तो ये क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन प्रयोग करना है, का देखना है कि ये कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, और इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं और किसकी दिशा, किसकी दिशा ज्ञात करनी है, बस ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब इसको अगर मैं तुमको साइंस के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा ना, तो कितना भी अच्छा तुमको मैं बता दूं मेरे भाई, तुम पेपर में भूल जाओगे, तुम पेपर में पक्का भूल जाओगे, चाहे मैं इसको कितना भी अच्छा बता दूं, तुम पेपर में पक्का भूल जाओगे। तो सर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है भाई, मैं इसको ना ट्रिक से ही बताऊंगा तुमको, बताऊंगा मैं पढ़ के तो सारा ही कुछ बताऊंगा तुमको, लेकिन फिर मैं लास्ट में तुमको इसकी ट्रिक दे दूंगा, वो तुमको याद रखनी है। राइट हैंड, तो दो नियम है फ्लेमिंग के, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन, कहां इसका प्रयोग किया जाता है और किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, राइट हैंड में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं और लेफ्ट हैंड में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मेरे बंधु इसमें आता ही नहीं है ना। किससे ज्ञात करते हैं वो भी बन सकता है क्वेश्चन तो, लेकिन वो तो मैं साथ साथ ही निपटा दूंगा, वो तो मैं उसके साथ साथ ही निपटा दूंगा, टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। आइए अब थोड़ा सा पहले माहौल बेस बना के लेके आता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों पे आएंगे। समझो, चाहे अच्छा फिर ये अन्य रूल में क्यों रखे हैं, मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि मेरे भाई ये जो दोनों रूल है वो आपके मोटर और जनरेटर में बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा, यहां तो मैं इसका 2% बताने वाला हूँ, 5-7% बताने वाला हूँ। बता क्यों रहा हूं, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक तार को जब रखते हैं तो चालक तार की अगर दिशा पता हो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो, तो भाई एक रूल से तो हम प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा निकाल सकते हैं, दूसरे रूल से हम बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो रूल है, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक वाला चैप्टर चल रहा है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, समझे मेरी बात को, इस वजह से इन रूलों को हम यहाँ कर रहे हैं, तुमको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा जो मैंने बोला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर समझिए कि चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, पहले मैं तुमको सारी राम कहानी बताऊंगा, लास्ट में जो दो क्वेश्चन है ना वो तुमको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, कभी भी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अभी तो पेपर निकालने के बाद जॉब भी लग जाओगे तभी नहीं भूलोगे। सुनो पहले, चाहे राइट हैंड रूल हो, ये राइट हैंड है मेरा, इस पहले तो तुम हैंड की तरफ देखो, ये अपना हैंड है, बताओ जरा ध्यान से कि भी ये क्या है, ये थंब है, अंगूठा बोलते हैं, ये क्या है, ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, हाँ भाई सुन रहा है क्या तेरे को, इंडेक्स फिंगर है ये, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, मिडिल फिंगर बोलते हैं ना, सॉन्ग है ना, मिडिल फिंगर रखे अप करके, ये अप करके मिडिल फिंगर, सबसे लंबी फिंगर होती है मिडिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी। अच्छा ये आगे वाली दो का हमें मतलब नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ये जब आपका दुर्भाग्य आएगा, है ना, आपकी शादी होगी, तब इसमें रिंग डलेगी, इसको इस वजह से इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ठीक है। और सुने भगवान आपकी बहुत जल्द जॉब लगे और आपको एक अच्छी खासी, है ना, सुंदर कन्या से तुम्हारी शादी हो और कन्याओं को भी एक अच्छा खासा वरम मिले, ठीक है। ये है जी लिटिल फिंगर, जो मे आई गो टू टॉयलेट बचपन में हम यूज करते थे लिटिल फिंगर, लेकिन इन दो से हमें मतलब नहीं है, इन तीनों से हमें मतलब है। तो राइट हैंड में देखो थंब, इंडेक्स, और ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई जी आपकी मिडिल फिंगर, बड़ी उंगली जिसे बोलते हैं, थंब, इंडेक्स, और ये आपकी कौन सी है, ये है जी आपकी
मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, थम, ये थम हो गया, ये इंडेक्स तर्जनी उंगली जिसे बोलते हैं, थंब मतलब अंगूठा, इंडेक्स मतलब तर्जनी उंगली, ये मिडिल फिंगर मध्य उंगली जो सबसे बड़ी उंगली। चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, समकोण होने चाहिए। देखो ये थंब है और ये उंगली, बताओ कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर थंब को हटा लो, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आप कहोगे ये तो नहीं होता सर, भाई होता है, होता है, ध्यान से देखो, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल। इवन दो इसको छुपा लो, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल। तो इन तीनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तीनों ये समकोण होने चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में। ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। आइए अब पहले उन दो क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहले पहले लेफ्ट को ही करो, लेफ्ट वहां लिख रखा है, मैं आगे पीछे कर दूंगा इनको बाद में सेट, या पहले ही कर दूं, बताओ, कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार मैं सेट कर देता हूँ इनको, ये आगे पीछे हो रखे हैं, लेफ्ट पहले आ गया, राइट बाद में आ गया। अब इनको हम जैसे होने चाहिए वैसे सेट कर लेते हैं, या बाद में करूं, या कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, तुमको करवा ही दूंगी, इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिनिश करते हैं इनको। आगे पीछे याद ही करना है तो तुमको अब कैसे ही कहाँ लिखे हो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुमको याद ही कराऊंगा, लास्ट में ट्रिक से कराऊंगा। तो पहले वहां पता है क्या है, ये देखो यहाँ ध्यान से, एक मिनट रुको ना, ये पहले देखो ध्यान से, यहाँ हमने लेफ्ट, भाई लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो पहले हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, फिर राइट ही का हो गया सर, पहले राइट है, पहले राइट ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन जो पेपर में तुमसे पूछे जाएंगे, वो दोनों क्वेश्चन यहाँ लिखे पड़े हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तुमको एक सेकंड में मिल जाएगा। क्या चीज है, कैसे काम करता है, वो सारे कुछ सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, इस नियम का उपयोग चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, आपसे पूछा जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, किसी चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उत्पन्न होता है, कोई सेल और बैटरी जोड़ते हैं तब वहां पर आपका उत्पन्न नहीं होता, वो तो अपने स्टोर्ड है, वो तो वी से इंडिकेट करते हैं, उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। जब ईएमएफ आ गया तो इसका मतलब आपकी धारा भी आ गई और वोल्टेज भी आ गई, तो इस बात को ऐसे भी बोल सकता है वो, कैसे, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर ऐसे भी बोल सकता है वोल्टेज की, क्योंकि जहां पर वोल्टेज है वहां पर आपकी धारा बनती है, धारा है वहां वोल्टेज है, नॉर्मल सी बात है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर वोल्टेज या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, यही निकालते हैं इस उंगली से, तर्जनी उंगली से निकालते हैं, ईएमएफ एंड करंट, वोल्टेज और करंट की दिशा। अभी तुमको याद नहीं होगा, लेकिन उन दो क्वेश्चनों पे फोकस करा रहा हूँ। फिर पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल कहाँ यूज किया जाता है, तो जनित्र में प्रयोग किया जाता है। बस ये दो क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता। फिर भी एक अन्य चीज पे मैं तुम्हारा फोकस कराऊंगा, बीच में क्या स्टोरी है उसको एक बार छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। फिर है जी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इस नियम का प्रयोग मोटर के रोटर, मोटर रोटर सब आगे आएंगे, कहाँ किया जाता है, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, मोटर की रोटर पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस नियम, मोटर तो पहले ही आ गई, इस नियम का प्रयोग हम मोटर में करते हैं, इस नियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मोटर में। बीच वाली स्टोरी के लिए हम आएंगे, लेकिन एक बार ये दो क्वेश्चन का उत्तर कर लेते हैं। बताइए फ्लेमिंग का राइट हैंड, पहले राइट ही लिख देते हैं। बताइए फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल, फ्लेमिंग के मेरे भाई राइट हैंड का रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे कर दूं, ऐसे करके लिख दूं, चलो साइड में ले लेते हैं। कहाँ यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे जनित्र में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है जी, जनित्र में। लो भाई एक क्वेश्चन, तुमको ये याद हो जाएंगे लेकिन तुम भूल जाओगे, इसके लिए मैं तुमको ट्रिक दूंगा। फिर कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है जी मोटर में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, मोटर में। एक एक तो क्वेश्चन ये है जो तुम्हारा बन के आएगा पेपर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कहाँ प्रयोग किया जाता है, जनरेटर में और मोटर में। किसकी दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन तो ये था। कहाँ का तो देख लिया हमने, कहाँ प्रयोग किया जाता है भाई, मोटर में। किसकी दिशा, तो हम कहेंगे ये बताता है जी आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। किसकी, प्रेरित
शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं सारा, क्योंकि थोड़ी देर में लिखना ही है सब मेरे को। प्रेरित विद्युत, प्रेरित विद्युत अरे यार, विद्युत देख लो, ये भी अपनी मन मर्जी, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सारे शॉर्ट फॉर्म, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसमें इसका प्रयोग करते हैं? लेफ्ट हैंड का रूल। अब तुमको याद नहीं होंगे, जस्ट तो मैं लिख रहा हूँ, याद तो थोड़ी देर में कराऊंगा। इसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, किसकी? इसका प्रयोग करते हैं बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब एक प्रकार का वोल्टेज, वोल्टेज मतलब यानी कि धारा भी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब ईएमएफ है, तो साथ में इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ हम धारा और वोल्टेज की दिशा ज्ञात करते हैं। यहां सिर्फ क्या करते हैं? बल की दिशा। किसकी दिशा भाई? बल की दिशा, बल की दिशा ज्ञात करते हैं, बल की दिशा, बल की दिशा ज्ञात करते हैं किसमें? लेफ्ट हैंड में। लेकिन अब तक याद नहीं हुए, याद में कराऊंगा। मैंने दोनों क्वेश्चन यहां निकाल के छोड़ दिए। अब एक बार ये बीच वाली कहानी पढ़ के आते हैं, ये पढ़ के आते हैं, फिर मैं तुमको याद कराऊंगा। दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली तीनों समकोण पे होने चाहिए। सेम की सेम बात मिलेगी आपको। बाएं हाथ की में अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली समकोण पे होने चाहिए। ठीक है, आइए अभी समझते हैं लेफ्ट राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक समझोगे तो तुमको टेक्निकली भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में जुगाड़ तो मेरे पास है। ये आपको दो पोल दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले इस लाइन को तुम यहां से काट दो, ठीक है, इस लाइन को तुम काट दो, या फिर एक काम करो तुम, ये राइट हैंड है ना, ये लास्ट वाली लाइन काट दो तुम। अब दोनों लाइन को पढ़ो बीच में से, देखो क्या कहता है। ये कहता है कि इस लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करती है। तर्जनी उंगली है ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रतीत कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। यानी कि नॉर्थ पोल से हमेशा बल रेखाएं निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ये देखो ये जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है भाई, जा रही है, मान लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब यहां पर हम एक चालक का निर्माण, ये चालक यहाँ फिक्स है, लेकिन हम एक ऐसे चालक का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम ऊपर नीचे घुमा सके। एक ऐसे चालक, नहीं आया, एक ऐसे चालक का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम ऊपर नीचे घुमा सके। ठीक है, ये चालक का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये देखो, ये कौन सी थी? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। तर्जनी उंगली यही तो बता रही है ना। तर्जनी उंगली क्या कर रही है? तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अभी नॉर्थ पोल से निकली और कहां पर चल गई? साउथ पोल के चल गई। अब अंगूठे वाली लाइन को पढ़ो। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को अंकित कर रहा है। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, चालक तो नहीं घूमता, चालक में से करंट घूमता है, लेकिन भाई करंट तो अब नहीं दिखा सकते अपन। चालक के घूमने की दिशा को बता रहे हैं। इंडेक्स फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित कर रही है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जबकि आपकी अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बता रहा है, चालक की घूमने की दिशा को बता रहा है। दो चीज का पता है हमें, दो चीज का पता है। अब तीसरी उंगली खुलेगी और वही अपना उत्तर हो जाएगा। तीसरी उंगली फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम किसकी दिशा बताते हैं? विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा बताते हैं। तो ये जो उंगली है, ये जो उंगली है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताएगी। ये जो उंगली है ना, ये जो बच गई, ये जो उंगली है, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपके चुंबक, आपके चालक तार के घूमने की दिशा। तो ये उंगली जो बच गई आपकी, ये आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की या फिर करंट की या फिर वोल्टेज की दिशा को बताएगी। तो इस में बस तुमको ध्यान क्या रखना है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, अरे बाबा, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग तुमको ध्यान क्या रखना है? ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग तुमको ध्यान क्या रखना है कि तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली से हम किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? तर्जनी उंगली से, सॉरी तर्जनी नहीं,
मध्यमा उंगली से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा याद करते हैं। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं तुमको याद कराऊंगा। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये भी हमें गिवन है। जो गिवन है उस पे निशान, ये गिवन है हमें कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा बताते हैं। तो इस वाली लाइन, इस वाली ये मध्यमा उंगली हमें क्या बताएगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की अंकित करती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को अंकित करती है। ये अपना इससे आंसर आ जाएगा कि जो ये आप कहोगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख चुका हूँ, उनको मैं तुमको याद करा दूंगा, लेकिन मेरा समझाना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे तुम में से हो सकता है कोई साइंस साइड का बच्चा हो, उसको भी ये समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए अगले, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इसका प्रयोग मोटर में करते हैं और उसे बल की दिशा बताते हैं। बाएं हाथ के नियम में तुमको पता है कौन सी उंगली काटनी है, कौन सी उंगली बोल रहा हूँ काटनी है, तुमको ये लाइन काट देनी है, ये लाइन काट देनी है, दोनों लाइनों को पढ़ लो। तर्जनी उंगली का तो वही काम है। तर्जनी उंगली ये है ना, तर्जनी इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और चाहो तो तुम यहाँ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस बना लो, डॉटेड डॉटेड करके इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बनाओ नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये बना दो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, है ना, ताकि थोड़ा माहौल मतलब अट्रैक्टिवनेस तो होनी चाहिए यार। ऐसे रट्टा बनाने का फिर फायदा ही क्या है? फिर हम क्यों कहेंगे कि क्लास के अंदर याद होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बन गई, हमेशा किस साइड जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ये बना दी, ठीक है। तो ये बनी पड़ी है इधर, ये देखो ऐसे, उनके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का तीर के निशान बना दूं मैं एक दो पे, तब तक बना ही देते हैं, 2 मिनट का तो काम है सारा। ग्रीन नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब तुमको ये बुक के तौर पर मैं पीडीएफ दूंगा ना, और तुम्हारे पास ये कोर्स होगा और तुम बुक को आगे रख के पढ़ोगे, भाई मज़ा आ जाएगा कसम से। अभी तो एक बार मैं फिनिश कर दूं बस इसको, आने वाले बहुत जल्दी खींच के लेंगे, अब थोड़ा सिलेबस जल्दी फिनिश कर देंगे। तो कह रहा है कि तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। फिर कहता है कि ये पिछली बार इस उंगली से हमने मान निकाला था, ये उंगली अब चालक तार में से करंट की दिशा बता रही है। तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर चुंबकीय फील्ड की दिशा को अंकित कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इस उंगली के बारे में सुनिए। मध्यम उंगली जो सबसे लंबी उंगली है, और मध्यम उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को अंकित कर रही है। धारा या ईएमएफ, धारा या ईएमएफ, धारा यहां लगा लीजिए चाहिए यहाँ। ये उंगली क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे ये उंगली खोली तो अब क्या बता रही है? ये, अरे मेरी तो उंगली और दर्द करने लगी। ये उंगली क्या बता रही है? ये बता रही है जी आपकी क्या, ये बता रही है आपकी, बोलिए, धारा के बहने की दिशा या ईएमएफ के बहने की दिशा। अब खोल रहे हैं, ये दो पता हो, जैसे पिछली बार क्या पता थी? पिछली बार ये दो पता थी, ये दो पता थी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपके चालक के घूमने की दिशा। हमने फिर ये उंगली खोली तो प्रेरित विद्युत भाग बल का मान पता लग गया। अब की बार ये दो पता है, चालक क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ पोल जा रही है, और यहां से इस चालक तार में से ऐसे नीचे की तरफ करंट बह रहा है, नीचे की तरफ क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, ईएमएफ के बहने की दिशा। अब जैसे मैं तीसरी चीज खोलूंगा, तीसरी आंख खुलेगी, अब पता है क्या बन जाएगा? ये बल की दिशा बन जाएगी। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सर बल कहां से आ गया इधर, बल कैसे? तो तुम एक बात बताओ यार, कोई चालक तार में से जब तुम धारा का प्रवाह करवाते हो तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या तुमको ये बात पता है? किसी भी चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाते हैं, किसी भी चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाया जाता है, तो भाई उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाया तो फील्ड तो बन गया, और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले से रख रखा है। तो ये दोनों फील्ड या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को महसूस करेंगे, जिसको आपने यूनिटी पोल से समझा था पिछली क्लास में। चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य में, जिसमें हमने पोल के सामर्थ्य को 10 न्यूटन का बल लगता है, वो समझा था कि नहीं समझा? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस होता है। तो यहाँ पर इस चालक तार में से जब धारा का प्रवाह करवाया तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस बनी, और फिर से हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण खुद महसूस करोगे, बल महसूस करोगे। तो ये जो अंगूठा फिर फाइनली जब खुलेगा, ये चालक क्षेत्र की दिशा, या आपके उस धारावाहिक चालक तार में से धारा की दिशा, और ये जब खुलेगा तो ये आपके उस पे लगने वाले बल, बल इसके ऊपर ऐसे लगे 90 डिग्री पे लगते हैं ये तीनों, बल की दिशा को बताएगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है, जिसको आप किसमें यूज करते हो? मोटर में यूज
अब इसको पढ़ लीजिए। फिर अंगूठे के बारे में क्या कहेगा, अंगूठे के बारे में, अंगूठा तो अंगूठा, अंगूठा आपके है ना, अंगूठा चालक में घूमने की दिशा को अंकित करेगा, चालक में घूमने की दिशा को अंकित करेगा, यानी कि चालक में लगने वाले बल, यानी कि यहाँ ये अंगूठा बताएगा, ये अंगूठा बताएगा आपको क्या, अंगूठा बताएगा कि भाई चालक तार में लगने वाला बल की दिशा क्या, यहाँ से अंगूठे से पता लगता है, और यहाँ आपकी इस तर्जनी उंगली से, इस तर्जनी उंगली से आपको, नहीं तर्जनी नहीं, मध्यम उंगली से आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगता है। तो क्या क्या चीज हमें गिवन है, गिवन है उस पर निशान लगाएंगे, और क्या फाइंड आउट करना है उसे पता लग जाएगा। ये हमें गिवन था, बोलिए जरा, ये हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। आइए अब वो दोनों क्वेश्चनों को निपटा लेते हैं। राइट हैंड रूल जनित्र में प्रयोग किया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एक ट्रिक, पहले लेफ्ट से लिख रखा है तो लेफ्ट की ही देखते हैं। अब बहुत ही मतलब कॉमन ट्रिक है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है भी तुमको उस ट्रिक को भी याद करने में बरसों लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, याद भी कर लोगे। देखो लेफ्ट, लेफ्ट नहीं लिफ्ट, इस लेफ्ट को तुम लिफ्ट पढ़ो, लेफ्ट को क्या पढ़ो, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट पढ़ो। लिफ्ट जब मोटे लोगों को, लिफ्ट जब मोटे लोगों को, मोटे लोगों को ऊपर लेके जाती है, ऊपर मतलब अप लेके जाती है, तो बहुत ज्यादा बल लगता है, तब बहुत ज्यादा क्या लगता है, बल लगता है, बहुत ज्यादा बल लगता है। लिफ्ट जब मोटे लोगों को ऊपर लेके जाती है तो बहुत ज्यादा क्या लगता है, बल लगता है। मेरे भाई क्या लगता है, बल लगता है। लिफ्ट जब मोटे लोगों को ऊपर लेके जाती है, लिफ्ट बहुत सिंपल से वे मोटे लोगों को ऊपर लेके जाती है तो बहुत ज्यादा बल लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो रूल कौन सा है, रूल है जी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल है। रूल कौन सा है, साफ साफ पता लग गया, लिफ्ट से लेफ्ट हैंड रूल बना, ठीक है। मोटे मतलब कहाँ यूज करेंगे, वेयर वी यूज इट, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे मोटर में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, मोटर में, मोटे लोगों को मतलब लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज किया जाता है। अब किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, लास्ट वाले से दिशा, किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, बल की दिशा ज्ञात की जाती है, दिशा, किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, तो हम कहेंगे बल की दिशा, ऐसे नहीं, नीचे लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फिर थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाएगा, बल की दिशा। लेकिन ये अप क्या है, तो आप कहोगे सर गुरुजी मैं आजकल तो ना 8 घंटे पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, मैंने भाई जवाब भी देना जरूरी है, स्टूडेंट ने बताया है, खुशी हो रही है बताते टाइम, भाई तो हौसला अफजाई करें, मैंने थम्स अप भेज दिया, थम्स अप। मो लिफ्ट मोटे लोगों को अप, अप मतलब अप ऊपर की तरफ क्या उठता है, थम्स अप। तो रूल लेफ्ट हैंड रूल है, कहाँ यूज किया जाता है, मोटर में। किसकी सहायता से बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो किसकी सहायता से हम कहेंगे, किससे, तो हम कहेंगे किससे, तो थम्स, थम्स, थम्स मतलब अंगूठा, थम्स, थम्स अप, थम्स अप, ऐसे लिख दो, थम्स अप, ये थम्स अप हो गया, किससे निकाली जाती है, थम्स अप। और किसकी दिशा ज्ञात की जाती है, तो कहेंगे बल की दिशा, बल की दिशा ज्ञात की जाती है, बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है, बल की दिशा ज्ञात की जाती है। लिफ्ट जब मोटे लोगों को अप लेके जाती है तो बहुत ज्यादा बल लगता है, लिफ्ट राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। मोटे मतलब मोटर में प्रयोग होगा, मोटर में प्रयोग होगा, ये बात वृद्धि खत्म होगी। फिर कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। लेकिन बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, थम, अप से कैसे पता लगा, थम्स अप करते हैं किसी को, भाई थम्स अप, बहुत बढ़िया तूने बहुत अच्छा काम किया, थम्स अप, यानी कि अंगूठे से हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं, अंगूठे से। हालांकि ये क्वेश्चन तो आपका कभी पूछा ही नहीं जाता, मैंने तो फिर भी आपको इस वजह से लिखाया है कि भाई क्या पता छोड़ के जाए और वही चीज आ जाए। अब देखते हैं जी सेम डिटो कॉपी आपका कौन सा नियम, राइट। तो ऐसे कोई ट्रिक बना लेते हैं जिसको हम याद कर लें, तो हम बोलेंगे राइट के लिए बोला जाएगा
बताइए। राइट के लिए बोले जाएगा राइट जन, जन मतलब लोग, राइट जन है ना, राइट जन है ना, हमारे बीच ही रहते हैं, हमारे मिडल में रहते हैं, राइट जन हमारे मिडल में रहते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। राइट जन हमारे बीच रहते हैं और जो हमें प्रेरित करते रहते हैं। ये बन के तैयार हो गया। अब कहोगे सर ये क्या ट्रिक हुई? अरे भाई ये ट्रिक इस वजह से है क्योंकि तुम पेपर में भूलोगे नहीं। देखो रूल बताओ पहले, रूल बोलिए। तो सर ये रूल है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा नियम है? राइट हैंड रूल है ये, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। कहाँ यूज होता है? जन से, वेयर कहाँ यूज होगा? तो जन से हम बोलेंगे जनित्र में। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है? जनित्र में यूज होता है, ठीक है। किस से निकालते हैं? इस रूल में किस से हम वैल्यू को निकालते हैं? तो हम बताएंगे इसमें वैल्यू निकालते हैं मिडल फिंगर से। मिडल फिंगर से, मिडल, मिडल मतलब मध्यमा अंगुली से। क्या निकालते हैं? तो हम बताएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। क्या निकालते हैं? तो हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। इसका मतलब, इसका मतलब हम किसकी दिशा निकाल रहे हैं? हम धारा व वोल्टेज की भी दिशा निकाल रहे हैं। प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा निकालना मतलब किसकी दिशा निकालना? धारा व वोल्टेज की दिशा निकालना। ये लीजिए, किससे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारी बात आगे देखो। लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है? किसकी दिशा निकालने के लिए। राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है? किसकी दिशा यूज तो होता है? मोटर में। और बल की दिशा ज्ञात की जाती है, पूछा यही जाता है। राइट हैंड यूज तो होता है जनित्र में, और प्रेरित विद्युत बाहुबल की दिशा निकालते हैं। लिफ्ट मोटे लोगों को अप लेके जाती है तो बहुत ज्यादा बल लगता है ना। इस ट्रिक से तुम याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। और वैसे जरूरी नहीं है कि मैंने जो ऊपर लिखा है वो क्वेश्चन भी तुम वैसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ट्रिक की जरूरत नहीं होती। ट्रिक तो ना चीजों पे टाइम दोगे तो अपने आप बन जाएगी। ट्रिक बनाने के लिए हमें कोई अलग से नहीं करना होता, टाइम दीजिए। तो हर चीजों को आप ब्रेक करके देखोगे तो आपको वो याद भी मिल जाएगी, ठीक है, याद भी हो जाएगी। टाइम देना होता है। फिर भी मैंने थोड़ा सा इस वजह से लिखा है क्योंकि बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है, तो हमने बनाया लिफ्ट मोटे लोगों को अप लेके जाएगी तो बल लगेगा। इसकी बनी राइट जन हमारे मिडल में रहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होगा? मोटर में। अप, थम्स अप से हम निकालेंगे किसकी? बल, बल लगता है तो बल की दिशा निकालेंगे। रूल कौन सा है? राइट हैंड रूल है। कहाँ यूज होता है? जन, राइट जन मतलब अच्छे लोग, जन मतलब जनित्र में प्रयोग होता है। किसके सहायता से? तो हम बोलेंगे मिडिल फिंगर की सहायता से हम क्या निकालेंगे? प्रेरित करते हैं, प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा निकालेंगे, आई व बी की दिशा निकालेंगे। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं पूछा जाता। बस यही क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन मैंने क्या है कि अब इनका हमने पढ़ा है मात्र 2%। इनको डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर करेंगे वो वाला। कौन से वाला? डिजाइन बना दिया। ठीक है भाई, जब हम मोटर और जनरेटर, क्योंकि ये मोटर में प्रयोग आएगा सारा लेफ्ट हैंड रूल, और ये जनरेटर में सारा आएगा राइट हैंड रूल। ठीक है भाई। अब बच गया जी आपका फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फेराडे के वैसे सिंपल से भी नियम है ना, लेकिन यहाँ कौन सा है? फेराडे के चुम्बकीय प्रेरण का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। मेरी बात सुनना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं उनको तो पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिरकार है क्या।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो कि जब किसी चालक तार को, धारावाहिक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जैसे तुमने सिंगल फेज, थ्री फेज मोटर में क्या रखा था, सिंगल फेज में एक चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटकर तुमने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा तो उसके वोल्टेज क्रिएट हो गई, है ना। उससे आप उपभार या उपभोक्ता युक्ति कनेक्ट कर सकते हो। तीन रखी तो तीन हो गई। तीनों को फिर किस प्रकार से जोड़ा है, स्टार में जोड़ा है, डेल्टा, वो तो अलग बात थी, लेकिन तुमने रखा क्या, चालक तार को इस चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो फेराडे साहब इसके बारे में बताते हैं। फेराडे साहब ने फिर दो नियम दिए। पहले नियम के अनुसार कहते हैं कि किस प्रकार से आपका ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, ईएमएफ कैसे पैदा हुआ, और दूसरे नियम में कहते हैं कि इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा है, आप पढ़ोगे आपको साथ साथ याद हो जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेगी, फिर ये क्लास खत्म। जब एक चालक को अच्छा, इस पहली डेफिनेशन को छोड़ो, इसको आओ। अच्छा, एक तो ये देखा हमने, चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल आपकी दिशा बदलते रहे। आप जब आगे चल के पढ़ोगे ना, स्टेटर रोटेटर मोटर में पढ़ोगे, एक स्टेटर होता है जो फिक्स रहता है, रोटर है वो घूमता रहता है, और वहां चुंबकीय क्षेत्र की बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स को काटेगा तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगी, वोल्टेज, धारा का मान, धारा बहनी स्टार्ट हो जाती है, मोटा मोटा आप ये कह सकते हो। तो यहाँ घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक तार को रखेंगे तो उसमें आपकी विद्युत भाग बल पैदा होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि आपके प्रेरण के नियम बोलते हैं। पढ़िए इसको, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मतलब जिसमें बदलते रहते हो नॉर्थ साउथ पोल, अर्थात निरंतर परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल, वोल्टेज प्रियता होना, वोल्टेज से ही धारा बहती है, वोल्टेज उत्पन्न होना, यानी कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, निरंतर परिवर्तित होने वाले, परिवर्तित, निरंतर परिवर्तित होने वाले, यानी कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक के सिरों पर क्या पैदा हो जाए, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस पैदा होने वाली क्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के सिद्धांत बोला जाता है। ऊपर वाली बात भी सेम यही है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। तुमको याद करने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आसान कौन से है मुश्किल कौन से है। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सिंपल सा, आपके लास्ट में जाके ये फॉर्मूला ये बनेगा लास्ट में, और तो ये तो जस्ट पढ़ते हुए चलना है। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ये जो आपका प्रेरित, फेराडे के द्वितीय नियम के अनुसार या फेराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है, माइनस माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन मतलब टर्न की, कुंडली में टर्न की संख्या, फ्लक्स है वो चेंज ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स का मान बदलता रहता है। फ्लक्स का मान कैसे बदलेगा, भाई पोल बदल रहे हैं, धारा का मान कम ज्यादा होना, कुंडली में टर्न की संख्या कम ज्यादा, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। या फिर प्रतिष्ठम का मान ज्यादा होना, फ्लक्स का मान बदल जाएगा। अब प्रतिष्ठम सब पता है तुमको, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चा फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहा है उसको नहीं पता होगा प्रतिष्ठम क्या है, तो वही हमने बहुत अच्छे से ना, आज ये 8वीं क्लास है तो सोच के देखो 7 क्लासों में मैंने कितना निचोड़ा हुआ है इस चैप्टर को। पढ़ो इसको, जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो चालक में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, या तो चालक घूर्णित हो या चुंबकीय क्षेत्र, चालक घूर्णित हो या चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित हो, कोई एक चीज घूर्णित हो। ये जो एक स्टेटर है दूसरा रोटर है, या फिर पहला रोटर है दूसरा स्टेटर है, ये तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तुमको बस देखना है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चालक तार में से धारा रखा जाए, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल को पैदा करना। जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की प्रकृति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। प्रकृति का मतलब किस प्रकार से वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो गया, इसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यह सिद्धांत वैज्ञानिक फेराडे, कौन से वैज्ञानिक थे, फेराडे ने दिया था, और उनके दो नियम है ना, उनके कितने नियम है, दो नियम है। पता लग गया फेराडे ने क्या बताया, कि किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को रखेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। दो नियम दिए फेराडे साहब ने। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल सा है। ये कह रहा है कि भी किस वजह से पैदा हुआ है, हमने कहा कि भाई पैदा तो हुआ है मेरे भाई साहब, ये जो फेराडे साहब है ना, इसने कहा कि भी किस वजह से पैदा हुआ है, तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पैदा हुआ है।
अगर घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पैदा हुआ है तो भाई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो तब तक ही रहेगा जब तक आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदलते रहें। जैसे ही नॉर्थ पोल, भाई आप बताइए, आप बताइए कि भाई कोई चीज कैसे बनी है, जिस वजह से वो बनी है और वही चीज बंद हो जाए। जैसे ऐसे सुनो, ऐसे सुनो, शहद कब ज्यादा बनता है? वैसे तो शायद आपको लगता है कि भी जैसे हमारे देहात में, क्या गांव में तो नॉलेज होता है कि चांदन हिंदी बागड़ी में बताऊंगा थोड़ा, फिर थोड़ा हिंदी में, चांदन पक्ष और अंधेर पक्ष होते हैं। जब चांद बढ़ना स्टार्ट करता है, जब क्या आती है, पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा, है ना, और फिर जब घटना स्टार्ट होता है तो अमावस्या आती है। तो 15 दिन आप, 15 दिन डाउन, ऐसे ही चलता है ना सर्कल। जैसे एक कम, जैसे बोलते हैं ना अपने गांव में, एक कम दूजम तीजम चौथ पांचम छठ सातवीं अष्टमी, अष्टमी को माता रानी, नवमी नौ नवरात्रे में से दसवीं, ग्यारहवीं ग्यारस बारस तेरस चौदस, और फिर आपकी क्या आती है, बढ़ रहे हैं तो पूर्णिमा आएगी, पूर्णिम को पूरा चांद होता है, और घट रहे हैं तो आपकी क्या आएगी, अमावस्या आएगी। ठीक है, हालांकि ये अलग एग्जाम्पल था, चलो थोड़ा इसे लेके आता हूँ इसमें। तो उसमें बोलते हैं कि जो मधुमक्खियां आते हैं ना, वो शहद को बना रही होती है, चांदन पक्ष में बना रही होती है, और कृष्ण पक्ष में, और वो जो चांदन पक्ष उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घटने वाले को तो कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान काले थे तो वो कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में बनाती है शहद को, और कृष्ण पक्ष में यूज करती है। कितना ज्यादा बना रही है कितना कम बना रही है वो डिपेंड करता है कि फसल कैसी है। सरसों की फसल होती है ना, तो खेतों में जो शहद वगैरह होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा शहद निकलता है, क्योंकि वो उन फूलों से रस लेती है, बाकी जगहों से भी लेगी, लेकिन सॉरी, सबसे ज्यादा कब लेगी, जब फूलों वाली फसल होगी, वहां से रस को ले रही होती है। अब वो शहद किसकी वजह से बन रहा है, फूलों से बन रहा है। फूल ही कम होंगे तो बताइए शहद बनेगा क्या, कम बनेगा, उतनी मात्रा में नहीं बनते। तो सर्दियों में शहद की मात्रा ज्यादा मिलती है, और सर्दियों में मक्खियां वगैरह भी कम उड़ पाती है, चिपकी रहती है, तो शहद तोड़ने वाले शहद भी लोग ज्यादा तोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से शहद बनता है वही ना हो, तो फिर शहद कम बनेगा या ज्यादा। और अगर वो कोई चीज ही ना हो जिसकी वजह से शहद बनाओ, तो फिर शहद तो बनेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ का निर्माण कैसे हुआ, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने चालक तार को रखा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ही रोटेट करना बंद कर दे तो क्या बताइए, ईएमएफ का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपकी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं जाएगी, तो चालक तार में से ईएमएफ का निर्माण नहीं होगा। यदि किसी चालक में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उस चालक तार में विद्युत भागबल पैदा होता है। फ्लक्स, जैसे यहाँ इस डायग्राम से समझो, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल साइड में पड़े, अब तक ये टच में नहीं आया, ये कोई चालक तारा कुंडली के तौर पर लपेट रखा है, कोई भी करंट नहीं बह रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने ना तो आपने ये एमीटर तो मेजर करने के लिए है, कोई सेल और बैटरी थोड़ी ना जोड़ रखे आपने, सर्किट तो पूरा है, सर्किट पूरा होने से क्या आपकी धारा का प्रभाव जाएगा, कोई ईएमएफ तो दो, कोई बल तो दो, इसे कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल या बैटरी से जोड़ो, तब तो पैदा हो जाता। लेकिन एमीटर से तो मेजर करेंगे कि भाई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, धारा के प्रवाह को मेजर किया जाता है एमीटर से। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड के टच में लेके आएंगे, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी धारावाही कुंडली में रखा जाएगा। फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक, एमीटर ने शो कर दिया, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो उसमें क्या होता है, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का अस्तित्व, जिसकी वजह से बन रहा है उसका अस्तित्व, अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक चुंबकीय क्षेत्र अथवा चालक की दिशा में परिवर्तन होता है। यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने चालक को रखा, या फिर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में आपने घूर्णित चालक को रखा, घूमने वाले चालक को रखा। फिक्स में घूमने वाले को रखो, घूमने वाले में फिक्स को रखो, दोनों से ही आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। एक तो आपके मोटर का सेक्शन जाएगा, एक इसमें अल्टरनेटर का सेक्शन जाएगा। ये दोनों सेक्शन आप आगे चलकर पढ़ोगे। एक में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चालक तार को घुमाएंगे, है ना, धारा के मान को घुमाएंगे, चालक तार को घुमाएंगे। और जब आपका घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चालक तार को फिक्स रखेंगे।
लेकिन एक चीज तो घूमनी चाहिए और उनमें तभी आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। वो कह रहा है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अस्तित्व मान तभी तक विद्यमान रहेगा जब तक चुंबकीय क्षेत्र अथवा या तो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा हो या अथवा चालक की दिशा मतलब चालक अप डाउन होना, चालक की दिशा में परिवर्तन होगा। अगर वो बंद हो जाए, वो करना बंद कर जाए तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ईएमएफ नहीं पैदा होगी। अतः इस नियम का इस प्रकार से यह भी लिख सकते हैं कि जब एक चालक चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत को काटता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये तभी तक होगा जब चालक किसी है ना फ्लक्स को लंबवत काटे। काटना बंद कर जाएगा तो प्रेरित विद्युत भाग पैदा भी नहीं होगा। ये डायग्राम से आप देख भी सकते हो। तो ये था फेराडे ने क्या बताया कि किस प्रकार से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा तो कर दिया फेराडे साहब ने। अब उसमें देखेंगे कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान क्या होगा मेरे भाई, इसका मान क्या होगा, इस मान को देखा जाएगा। और कौन से नियम से देखा जाएगा, फेराडे के सेकंड लॉ से। यदि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से प्रदर्शित किया जाए, छोटे ई से रख दो या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो, वो एक ही मतलब है, कोई अलग नहीं है। ये आप चाहो तो वो जो ऊपर लिख रखा है वो रख दो, ये फिर ई से भी रख सकते हो, ये छोटे ई से का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर के अनुत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानी अनुत्क्रमानुपाती, अनुत्क्रमानुपाती होता है। चेंज ऑफ फ्लक्स मान लेते हैं, फ्लक्स फ्लक्स को पहले तो ये बताओ, परिवर्तन फ्लक्स के परिवर्तन, फ्लक्स क्या है पहले तो ये बताओ। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स कहलाती है। और उसकी मात्रा में परिवर्तन चेंज ऑफ फ्लक्स के अनुत्क्रमानुपाती, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, एक मिनट रुक जाइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसमें से फ्लक्स, अच्छा जितनी ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उतना ही आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। फ्लक्स को में परिवर्तन नहीं आएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। तो कितने फ्लक्स में परिवर्तन आए, परिवर्तन को कैसे शो किया जाता है, तो फ्लक्स के चेंज इन फ्लक्स, पहले तो इस फ्लक्स की वैसे तो बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे याद भी कर सकते हो तुम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं तुमको। चेंज को कैसे शो करते हैं, डेल से शो करते हैं या डी से। तो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। चेंज इन फ्लक्स क्या है, वो फाइनल फाइनल फ्लक्स माइनस आपकी इनिशियल फ्लक्स, ऐसे शो कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस आरंभ, ऐसे शो कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज इन फ्लक्स है तो लिखा कैसे जाएगा ये कोई मायने नहीं रखता। अब फाइनल माइनस इनिशियल ये कोई अपने अपने को तो इस फॉर्मूले पे जाना है, तो इसको ना लिखो। तो लिखना चाहो फ्लक्स परिवर्तन को तो डी फाई से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो अनुत्क्रमानुपाती है किसके, चेंज इन फ्लक्स है, वो अनुत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुत्क्रमानुपाती होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स, मतलब डेल फाई चेंज इन फ्लक्स है। ये डेल फाई का मान क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है भाई, ये चेंज किसके रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इस चेंज को हम डेल से ना डिनोट करके विद रिस्पेक्ट टू फाई है तो डी फाई बाई डी टी रख लेते हैं, डी फाई बाई डी टी, मतलब कितने समय में कितना चेंज आया। अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटा के इसकी जगह क्या ही आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस प्रोपोर्शन की साइन की जगह हटा के हमने क्या रख दिया, कुंडली में टर्न की संख्या रख दी, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू ले ली। तो कुंडली में टर्न की संख्या फिक्स ही होगी। अब ये तो नहीं कि हम चलते में बदल देंगे, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हमने एन का यूज कर लिया, यानी कि ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया एन आ जाएगा। एन मतलब कुंडली में टर्न की संख्या डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, टाइम के अनुसार चुंबकीय है ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोइल, कुंडली में टर्न की संख्या। और ई क्या है, तो ई के लिए हम कहेंगे कि ये है जी आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फेराडे ने बताया था कि भी इस प्रकार से पैदा होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब एक बात आती है कि सर ओवरऑल तो सब कुछ समझ में आ गया, ये माइनस का साइन क्या है, ये माइनस का साइन क्या है। तो माइनस के साइन, अच्छा इसको मैं ब्लैक से लिख दूं सारा, क्योंकि ये व्हाइट तो बैकग्राउंड है, नहीं भाई इससे नहीं, ठीक है ब्लू पे आपको दिखाई दे रहा है। माइनस का साइन क्या कहता है, चिन्ह ये दर्शाता है कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है। और ये आगे चलकर कल की क्लास में मैं तुमको बताऊंगा, ये माइनस का साइन है ना, यही बन जाएगा आपका लेंस का नियम। क्या बन जाएगा,
लेंस का नियम बन जाएगा। लेकिन ये बताऊंगा तुमको मैं कल की क्लास में कि ये जो चेंज प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है ना, ये माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स में परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो आपके ट्रांसफॉर्मर है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है जो आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाता है, लेकिन इस प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के साथ साथ आपकी एक अन्य, है ना, विपरीत प्रकृति की भी एक फ्लक्स पैदा हो जाती है जो लेंस के नियम के साथ शो की जाती है। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय, समझ में आ गया ये अच्छे से कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार हम उस विद्युत वाहक बल का मान निकालते हैं। किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है? कुंडली में टर्न की संख्या। डी फाइव बाई डी टी क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। वो लिख रखा फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम समय के साथ। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स में फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत है। विपरीत है तभी यहाँ माइनस का साइन। ये आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, और ये फ्लक्स परिवर्तन के दस के क्या है? बिल्कुल विपरीत है। और ये माइनस का साइन ही लेंस के नियम की तरफ इंडिकेट करेगा जो कल की दिशा कल की क्लास में हम देखेंगे। तो देखो ये हमने फ्लक्स में परिवर्तन की दर की वजह से आपकी फ्लक्स में बदलाव आएगा, चालक तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल कब पैदा होगा? जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर और चालक तार में कुंडली की संख्या पर निर्भर करेगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये माइनस का साइन क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है भाई? तो ये थी आज की क्लास और होप सो कि यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको एक क्वेश्चन कवर करने में सक्सेस रहा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो, लास्ट तक आप बने रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कंप्लीट बैच के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में और आपके टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।